नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज दिन भर किन खबरों पर हमारी नजर रहेंगी, क्या कुछ राजनीतिक गलियारे में हलचल देखने को मिलेगी, साथ ही राजनीति और खेल जगत के अलावा मनोरंजन में क्या कुछ होगा, इन तमाम खबरों पर आज डालेंगे नजर न्यूज 10 में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र एनसीपी में शक्ति प्रदर्शन से पहले शरद पवार के समर्थन में लगे पोस्टर, तो वहीं अजीत पवार के घर भी उमड़ी समर्थकों की भीड़। आज दोनों नेताओं ने बुलाई पदाधिकारियों की अलग अलग बैठक, व्हिप भी किया जारी। देश में पिछले महीने सामान्य के मुकाबले औसत से 10% कम हुई बारिश। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। तटीय कर्नाटक के कुछ जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि। अब तक लगभग 50,000 तीर्थयात्रियों ने किए पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन। यात्रा मार्ग पर साफ सफाई और सुरक्षा समेत कई व्यवस्थाओं से प्रभावित हैं श्रद्धालु। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 4 दिन के तंजानिया दौरे पर अपने समकक्ष के साथ भारत और तंजानिया के संयुक्त आयोग की बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर होगा जोर। सबसे बड़े सैन्य अभियान को अंजाम देने के बाद फिलिस्तीन के जेनिन में इजरायली सेना की वापसी शुरू। जेनिन में किए गए ड्रोन हमले में 12 लोगों की हुई थी मौत। भारतीय फुटबॉल टीम ने 9वीं बार जीता सेफ चैंपियनशिप का खिताब। रोमांचक फाइनल में कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर बनाए गए भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता। चेतन शर्मा की लेंगे जगह। 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 मैच खेलकर अगरकर ने क्रिकेट में दिया अहम योगदान। और विंबलडन के पुरुष एकल में नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने आसान जीत के साथ किया अपने अभियान का आगाज। महिला एकल में रायबाकिना को जीत हासिल करने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। सवालेंका भी पहुंची दूसरे दौर में। और चलिए इसी के साथ अब सुर्खियों के बाद करते हैं विस्तार से खबरों में बात। और सबसे पहले बात आज महाराष्ट्र की करेंगे, जहां आज काफी बड़ा दिन है। दरअसल एनसीपी के लिए बड़ा दिन माना जा रहा है। पार्टी पर किसका दावा ज्यादा मजबूत है, ये तस्वीर आज लगभग साफ हो जाएगी। एनसीपी में पड़ी इस फूट के बाद शरद पवार और अजीत पवार दोनों ही आज शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसमें पहले आज सुबह शरद पवार के समर्थन में उनके समर्थकों ने पोस्टर लगाया और वो पोस्टर आपको पहली तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। उन्हें इसमें अकेले लड़ने वाला 83 साल का योद्धा बताया गया है और ये तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है दूसरी तस्वीर, उनके भतीजे अजीत पवार के देवगिरी बंगले पर भी समर्थकों की भारी भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये दोनों ही तस्वीरें हैं आज महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई। एनसीपी पार्टी पर किसका अधिकार होगा, क्योंकि दावा अजीत पवार और शरद पवार दोनों की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल आज एक तरफ जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र में अपने समर्थक विधायकों, जिलाध्यक्षों, स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों को बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने समर्थन में बड़े विधायकों और पदाधिकारियों को बांद्रा में भुजबल नॉलेज सिटी में बैठक के लिए बुलाया है। अब दोनों ही गुटों की बैठक से स्थिति स्पष्ट होने की कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आखिर किसके साथ कितने विधायक हैं, क्योंकि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा में अकेले एनसीपी के 53 विधायक हैं और अजीत पवार गुट को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने से बचने के लिए कम से कम 36 विधायकों का समर्थन चाहिए। हालांकि अजीत पवार गुट ने 40 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया है। इसके अलावा वहीं दूसरी तरफ शरद पवार गुट ने दावा किया है कि सरकार में शामिल अजीत पवार सहित केवल 9 विधायकों ने ही पाला बदला है और बाकी शरद पवार के साथ हैं।
और वहीं कल हुई कैबिनेट बैठक में एनसीपी के नवनिर्वाचित मंत्री भी शामिल होते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के अपने गुट का दक्षिण मुंबई में बने नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस मौके पे अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ की। देश मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, हम उनका समर्थन करने के लिए सरकार में शामिल हुए। ये तमाम बात अजीत पवार की तरफ से कही गई। इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर शैलान इस वक्त जुड़ रहे हैं मुंबई से। शिशिर, क्या कुछ फिलहाल अपडेट्स इस वक्त मिल पा रहे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उम्मीद है कि स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर एनसीपी पार्टी पर अधिकार किसका है, क्योंकि दावा तो दोनों पवार की तरफ से किया जा रहा है। देखिए, हालांकि आज अगर देखा जाए तो अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसके पास कितने विधायक है या फिर कितने पदाधिकारी है। ऐसे में आज ये शक्ति प्रदर्शन दोनों गुटों द्वारा किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है बताने का भी और एक दूसरे पर दबाव बढ़ाने का भी कि कितने लोग जो है, कितने विधायक उनके साथ इस पूरे प्रक्रिया में है। हालांकि आज दो प्रमुख मीटिंग हुई। शरद पवार जो है दक्षिण मुंबई में यशवंत राज चौहान जो है वहां पर उनकी बैठक होगी, तो वही दूसरी ओर अगर बात करें तो अजित पवार भी जो है बांद्रा में है, अपने खेमे का जो है प्रतिनिधित्व यहाँ पे करेंगे और एक बैठक यहाँ पर भी करेंगे। हालांकि इसके लिए दोनों भी गुटों द्वारा जो है, जो विधायक है, जो पदाधिकारी है, उनको बुलाया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि किसका वर्चस्व ज्यादा है, किसका शक्ति प्रदर्शन ज्यादा है, इससे ही ये कुछ बात पता चले। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर जो मैं कह रहा हूं कि तकरीबन 53 अगर देखा जाए तो एनसीपी के विधायक है, तो उसमें से कितने विधायक शरद पवार के साथ और कितने अजित पवार के साथ अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन बात करें नियुक्तियों की, अजित पवार ने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया है। दो ही दिन पहले हालांकि उन्होंने इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष जो है प्रफुल्ल पटेल को बनाया, वही महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो है सुनील तटकरे को यहाँ पर बनाया है, सचेतक की भी यहाँ पर जो है नियुक्ति की गई है। तो अजीत पवार इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे दमखम के साथ जो है पार्टी पर वर्चस्व स्थापित करने का जो है कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। वही शरद पवार खेमे से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विधायक उनके पास हो, और इसलिए संदेश देने का एक प्रयास उनके द्वारा ये भी है कि जो विधायक अजित पवार के साथ गए हैं वो जो है अगर चाहे तो लौट कर आ सकते, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। तो ये कहीं ना कहीं दबाव के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ खींचने का प्रयास जो है शरद पवार खेमे द्वारा भी किया गया है। हालांकि कल अगर बात करें, कल का एक महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी था क्योंकि कल पहली कैबिनेट बैठक हुई जिसमें अजित पवार समेत बाकी अन्य एनसीपी के जो मंत्री जिन्होंने शपथ ली है उन्होंने इसमें शिरकत की है और वो भी अब अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुका है। लेकिन ऐसे में अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी असहजता शिंदे गुट में भी इस वक्त है, क्योंकि जिस प्रकार से शिंदे गुट पिछले एक साल से लगातार अगर देखा जाए कैबिनेट एक्सपेंशन की राह देख रहा था, लेकिन कैबिनेट एक्सपेंशन तो हुआ लेकिन उसमें एनसीपी के नेता शामिल हुए। तो ऐसे में अब ये अगर देखा जाए चेक एंड बैलेंस की स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र में हुई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट की अगर बात करें तो उन्होंने वही कारण दिया था जब वो सत्ता से बाहर निकले थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अजित पवार जो कि उस वक्त वित्त मंत्री थे, उनके जो मंत्रालय है उनको ज्यादा और पर्याप्त निधि नहीं मिलता है, ऐसे में उनके काम भी रोके जाते हैं। तो ये कारण देके जो है एकनाथ शिंदे और बाकी जो उनके मंत्रीगण हैं वो सत्ता से उस वक्त बाहर निकले थे और बीजेपी के साथ उन्होंने सत्ता स्थापित की थी। क्योंकि अब एक बार फिर से अजित पवार उनके साथ इस मंत्रिमंडल में होंगे तो ये भी देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अगला रुख क्या होगा, उनके मंत्रियों का रुख क्या होगा। जी बिल्कुल शिशिर, ये तो देखना ही होगा। लेकिन साथ ही अगर देखा जाए तो कल नए कार्यालय का उद्घाटन भी अजीत पवार की तरफ से किया गया और खास बात यह है कि वहां पर जो पोस्टर लगाया गया उसमें शरद पवार की तस्वीर थी, जिसको लेकर शरद पवार ने नाराजगी भी जाहिर की है। बिल्कुल, इनसे अजीत पवार जब सवाल पूछा गया कि पार्टी के अध्यक्ष कौन होंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार होंगे। और प्रफुल्ल पटेल द्वारा यह भी कहा गया कि उन्होंने कहा कि हम चाहेंगे कि शरद पवार जो है सत्ता में भी आए, उनके साथ भी आए, उनको मनाने का प्रयास भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जिस प्रकार से शरद पवार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल नहीं होंगे और इसीलिए इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि रस्साकसी दोनों गुटों के बीच में हो रही है। हालांकि अब जैसे हमने कहा कि कौन ज्यादा विधायकों पर अपनी पकड़ बनाता है, पार्टी पर पकड़ बनाता है, ये देखना होगा। और आज की ये जो बैठक है इसमें शायद कई हद तक अगर देखा जाए तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी।
जी शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये दोनों बैठकों का समय क्या रखा गया है? पहले किसी की अलग बैठक होगी या फिर दोनों बैठकें एक साथ शुरू होंगी? इसको लेकर कुछ अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए पहले 11 बजे बैठक होगी अजित पवार खेमे की। हालांकि मुंबई के बैंड्रा स्थित ये बैठक होगी। एमएटी जो ग्राउंड है, कॉलेज ग्राउंड है, वहां पर ये बैठक होने वाली है। उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है और पूरे राज्य भर से जो है अजित पवार समर्थक और जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। वही दोपहर 1 बजे शरद पवार खेमे की बैठक होगी। ये बैठक दक्षिण मुंबई के यशवंतराव चौहान जो प्रांगण है वहां पर प्रतिष्ठान है, वहां पर यह बैठक होने वाली है। और उसके लिए भी अगर देखा जाए तो अलग अलग जगहों से जो उनके समर्थक है वो जुटना शुरू हो चुके हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र में ये साफ हो जाएगा लगभग कि आखिर एनसीपी पार्टी पर किसका दावा सही है, क्योंकि दावा दोनों ही की तरफ से किया जा रहा है। अजित पवार भी दावा कर रहे हैं और साथ ही शरद पवार भी। हालांकि इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन इसी के साथ न्यूज एट 10 में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर गढ़चिरौली में गोंडवाना विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में आज शामिल होंगी। इस दीक्षांत समारोह के दौरान विभिन्न शैक्षणिक शाखाओं में स्वर्ण पदक जीतने वाले 6 छात्रों को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित भी किया जाएगा। दोपहर में राष्ट्रपति नागपुर के कोराडी में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन करेंगे और इस केंद्र की पहली मंजिल पर सचित्र रूप से रामायण का आकर्षक प्रदर्शन किया गया है, जबकि दूसरी मंजिल पर 1857 से 1947 तक के स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता की कहानी को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। और न्यूज एट 10 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का इस वक्त वक्त हो चुका है, तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को दोनों देशों के लिए जरूरी बताया। फ्रांस के राजदूत ने कहा कि पीएम के दौरे से दोनों देशों के बीच में तकनीक, ग्लोबल मुद्दे और रक्षा क्षेत्र में सहयोग और बढ़ेगा। राफेल के समय पर डिलीवरी को लेकर भी फ्रांस की प्रतिबद्धता जताई है। Well, it's going to be a very important visit. India is the guest of honor of our Bastille Day, our National Day. It doesn't happen every year that we have a guest of honor, but this year it's very special. That's the 25th anniversary of a strategic partnership between France and India, and we wanted to have Indian troops in the parade and to have also Indian Rafale in the sky. Personal chemistry between our two leaders, excellent, outstanding. I must say they have a very good personal chemistry. They call on each other often. They consult, they discuss, and it's very, very direct. वहीं फ्रांस के राजदूत ने कहा कि फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन करेगा। साथ ही उन्होंने अन्य वैश्विक मंचों पर भी भारत के समर्थन की बात कही। सुनाते हैं आपको। Totally. I mean, given the development of India's economy, India's global power, we feel that we need to see more of India in international governance. And obviously, for a country like mine, it's very welcome because we are totally aligned. We share the same values. We are large democracies. We are rule of law. We have the same vision of a free, open Indo-Pacific. And so we want to see more of you. We want to see more of you at the UNSC. We support
the candidature of India as a permanent member. We want to see more view also in global efforts to tackle the global issues. Years ago, in 2015, our two countries took the initiative to launch the International Solar Alliance. These days, we want also to raise awareness and to gather global efforts, for example, in the fight against single-use plastic. We want to do also more to gather some financing for the countries developing in the South, in Africa and elsewhere. That was the purpose of the meeting of our new pact on finance that was held on 22nd and 23rd of June in Paris, and there was a great support from India, and now we know that all these issues are going to be followed upon during the presidency, Indian presidency of the G20. Yes. और न्यूज एट 10 में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 जुलाई को छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी करीब दर्जन भर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4 राज्यों के 5 बड़े शहर रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में पीएम मोदी दर्जन भर कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। वहीं 4 राज्यों के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। 7 जुलाई को वो पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के विभिन्न 6 लेन खंडों की आधारशिला रखना भी शामिल है। उसके बाद में रायपुर के बाद वो गोरखपुर जाएंगे, जहां पर गीता प्रेस के एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यहां वो 3 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। गोरखपुर से प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोन नगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नई लाइन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी जौनपुर के 4 लेन चौड़ीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। 8 जुलाई को पीएम वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल तक यात्रा करेंगे, जहां वो नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नेशनल हाईवे 563 के करीमनगर वारंगल खंड की 4 लेनिंग की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद पीएम वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस के विभिन्न खंडों को समर्पित करेंगे। वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण के लिए अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन का भी समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखते हुए नजर आएंगे। न्यूज एट 10 में अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। एस जयशंकर आज से तंजानिया के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां एस जयशंकर आज जंजीबार पहुंचेंगे और जंजीबार में 2 दिन तक रहेंगे। वहीं जंजीबार में जयशंकर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जल आपूर्ति परियोजना का दौरा करेंगे। वो तंजानिया का दौरा करने वाले भारतीय नौसेना जहाज त्रिशूल पर एक स्वागत समारोह में भी शिरकत करेंगे। इसके बाद में विदेश मंत्री 7 से 8 जुलाई तक तंजानिया के दार ए सलाम शहर में रहेंगे, जहां वो अपने समकक्ष के साथ 10वीं भारत तंजानिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। दार ए सलाम में वो कई कैबिनेट रैंक के मंत्रियों सहित देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर यात्रा के दौरान भारत के संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मिलेंगे और भारत तंजानिया व्यापार बैठक का उद्घाटन भी करेंगे। एस जयशंकर भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे और दार ए सलाम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे।
तो ये तो बात हो गई विदेश मंत्री के विदेश दौरे को लेकर के। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पुलिस की विशेष जांच इकाई ने किश्तवाड़ जिले के छतरू इलाके में 6 जगह छापेमारी की है। ये छापेमारी अभी लगातार जारी है। एसआईओ की ये कार्रवाई आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ करने के लिए भी की जा रही है। एसआईओ किश्तवाड़ के अधिकारी ने बताया है कि एनआईए अदालत जम्मू के निर्देशों के अनुसार ये छापेमारी की जा रही है। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ साथ डिजिटल सबूतों का भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है। न्यूज एट 10 में अब बात करते हैं मौसम की। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार देश में पिछले महीने 1971 से लेकर 2020 की दीर्घावधि औसत से 10% कम बारिश दर्ज की गई। जून महीने में 148.6 मिलीमीटर हुई, जबकि दीर्घावधि औसत 165.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में जून का महीना 1901 के बाद से सबसे गर्म रहा। इस दौरान अधिकतम औसत तापमान 34.05 डिग्री सेल्सियस रहा। इस क्षेत्र में बारिश भी 1901 के बाद से सबसे कम हुई। मौसम विभाग ने अपने मासिक जलवायु समीक्षा में कहा है कि अधिकतम तापमान कई क्षेत्रों में सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इनमें पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के हिस्से शामिल हैं। देश के पूर्वी हिस्सों में स्थिति सबसे खराब रही, जहां जून का तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा दर्ज हुआ। वहीं विश्व स्तर पर 3 जुलाई अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। यूएस नेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्रेडिक्शन के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लू चलने के कारण औसत वैश्विक तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो अगस्त 2016 के 16.92 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड को पार कर गया। दक्षिणी अमेरिका हाल के सप्ताहों में भीषण गर्मी से सख्त जूझ रहा है। चीन में स्थायी लू जारी है और उत्तरी अफ्रीका में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब देखा गया। अंटार्कटिका में भी उच्च तापमान दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये कोई मील का पत्थर नहीं है जिसका हमें जश्न मनाना चाहिए, बल्कि ये लोगों और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मौत की सजा है। वैज्ञानिकों ने कहा कि उभरते अल नीनो पैटर्न के साथ जलवायु परिवर्तन इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कर्नाटक के 3 जिलों उडुपी, दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ में आज मूसलाधार बारिश की भी आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मछुआरों को अरब सागर में न जाने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अनुसार आज कर्नाटक तट पर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। वहीं कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़, गदग, हावेरी, रायचूर, बेंगलुरु ग्रामीण, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, मैसूरू और तुमकुरू जिलों के लिए भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट तथा चिकमंगलुरु, हासन, कोडागू और शिवमोगा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब बात केरल की करेंगे, जहां 12 जिलों में इस वक्त ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कन्नूर और त्रिशूर के जिला प्रशासन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में एहतियात के तौर पर छुट्टी भी घोषित की है। कासरगोड जिले में भी प्रोफेशनल कॉलेजों को छोड़कर सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। और न्यूज एट 10 में अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार अवरुद्ध हो रहा है। ये राजमार्ग छिनका के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से अवरुद्ध हो गया था, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी से विष्णुप्रयाग के पास बंद रास्ते को कुछ समय के बाद में खोल दिया गया। छिनका के पास राजमार्ग पर लगातार छोटे और बड़े चट्टान गिरने से लगातार परेशानी हो रही है। इससे तीर्थ यात्रियों के वाहन जहां तहां भी रुक जा रहे हैं। छिनका में नया भूस्खलन जोन बनने से प्रशासन चिंतित है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आजमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में एक बच्चा भी घायल है, जिसका इलाज चल रहा है।
जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के भीतर सहायता दी जाएगी। साथ ही जनपद में आकाशीय बिजली से बचाव के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ में आज सायंकाल आकाशीय बिजली से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और एक बालक घायल है, उसका समुचित इलाज चल रहा है। जिन 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अहेतुक सहायता दिए जाने की कार्रवाई चल रही है और मतलब उन्हें अगले 24 घंटे के भीतर अहेतुक सहायता दे दी जाएगी। जनपद में आकाशीय बिजली से बचाव के संबंध में प्रेस और मीडिया के माध्यम से लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा मतलब पुनरावृत्ति ना हो। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां पिछले 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने और वर्षा संबंधी घटनाओं में 12 लोगों की मौत हो गई। राज्य के अधिकारियों ने बताया है कि बक्सर और बांका जिले में 4 लोगों की, जबकि कटिहार, कैमूर, भागलपुर, रोहतास, जहानाबाद, जमुई और औरंगाबाद जिलों में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर दुर्घटनाएं उस समय हुई जब वर्षा के दौरान लोग खेतों में काम कर रहे थे। वहीं बिहार के मुंगेर में तेज बारिश से दीवार ढहने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य घायल हो गए। और चलिए अब बात करते हैं नागालैंड की, जहां कल शाम को दीमापुर और कोहिमा के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर चट्टान खिसकी और जिसकी वजह से वो चट्टान वाहनों पर बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। ये घटना उस समय हुई जब चौमू केदिमा पुलिस चौकी के पास में नेशनल हाईवे 29 पर चल रहे 3 वाहनों पर बोल्डर गिर गए। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता और अन्य मदद की घोषणा की है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार पूरे राजमार्ग पर खतरनाक स्थानों पर सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार और NHIDCL के साथ प्रयास करना जारी रखेगी। राज्य में पिछले कई हफ्तों से लगातार बारिश की वजह से विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन हुआ और कई सारे रास्ते बंद हो गए। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां सांबा जिले के बारी ब्राह्मणा में भारी बारिश के कारण अचानक से बाढ़ आ गई। इस दौरान सड़क पर चल रही एक कार बाढ़ के पानी में बह गई। ये पूरा दृश्य वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी के थाना मंडी इलाके में एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हुए। घायलों का राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वहीं जीएमसी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महमूद हुसैन बाजार ने बताया कि इस दुर्घटना में घायलों का उपचार किया जा रहा है। और इसी के साथ चलिए न्यूज़ 10 में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। 5 जुलाई से 7 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन में संपूर्ण हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में हाल में हुई प्रगति एवं उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिकों, नीति, शैक्षणिक और औद्योगिक दिग्गजों को एक साथ लाया जा सके। ये सम्मेलन इस क्षेत्र के हितधारकों को इस क्षेत्र में विकसित हरित हाइड्रोजन परिदृश्य और नवाचार संचालित समाधानों का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। इस प्रकार इस क्षेत्र के लिए स्थिर इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का आयोजन
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ CII के साथ किया जा रहा है। और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां पर G20 अनुसंधान और नवाचार प्रयास शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक जारी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह आज G20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 29 G20 सदस्यों के अनुसंधान मंत्रियों को आमंत्रित किया गया। साथ ही अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल लगभग 107 विदेशी प्रतिनिधियों के हिस्सा ले रहे हैं। RIIG शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में G20 विज्ञान गतिविधियों की मंत्री स्तरीय घोषणा पर भी चर्चा जारी है। मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाना 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में आयोजित बैठकों की श्रृंखला में हुई G20 RIIG गतिविधियों की परिणति का एक प्रतीक है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। दरअसल कश्मीर घाटी में हर साल अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। कल शाम तक लगभग 50,000 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। कल 6,597 श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से आगे की यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये यात्रा 2 मार्गों अनंतनाग के पहलगाम और गंदरबल के बालटाल से होकर जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए घुड़सवारों का दल और 253 वाहनों को आपको बता दें कि सुरक्षा में लगाया गया है और श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पहले से ही व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। श्रद्धालु यात्रा मार्ग की साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य प्रबंधों के लिए प्रशासन का भी आभार जता रहे हैं। तो सावन के पहले दिन से ही हरिद्वार की अगर बात करें तो वहां पर शिव शंभू के जयकारों से वो गूंज रहा है। 12 दिन तक चलने वाले कांवड़ मेले के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़िए कल से ही गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए। शुरू के 1 हफ्ते पैदल कांवड़ यात्रा रहेगी और 10 जुलाई के बाद डाक कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। डाक कांवड़ में वाहनों से कांवड़ यात्री बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। कांवड़ यात्रियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा 12 फीट से ऊंची कांवड़ लाने पर रोक लगाई गई है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पर्याप्त तैयारियां भी की गई। सभी जगह पर बैरिकेडिंग है, जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और साथ ही CCTV के जरिए भी निगरानी की जा रही है। मेला क्षेत्र को सुपर जोन और सेक्टर्स में बांटा गया है। वहीं उत्तराखंड पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों की कुछ कंपनियां भी तैनात हैं। यातायात की बात करें तो उस व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए डायवर्जन प्लान लागू किया गया। श्रद्धालुओं को पार्किंग की जानकारी देने के लिए QR कोड की व्यवस्था की गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब गाजियाबाद की, जहां पर जनता को एक और जन आरोग्यम केंद्र समर्पित किया गया। बिजनौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान की एक और पहल के तहत EIL के सहयोग से इस जन आरोग्यम केंद्र को स्थापित किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक बार फिर एक नया जन आरोग्यम केंद्र जनता को समर्पित किया गया। जी हां, इस बार ये केंद्र स्थापित किया गया है कर्ण विहार में। बिजनौली सर्वोदय ग्रामोदय सेवा संस्थान द्वारा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL के सहयोग से इस जन आरोग्यम केंद्र को स्थापित किया गया है। खोड़ा में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। खोड़ा बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया है जहां स्वास्थ्य सुविधाएं जो पब्लिक सेक्टर की हैं उसमें थोड़ी कमी है, तो उसमें ये हेल्प करेगा ऐसा एक संस्थान। इस तरह के पहले भी काम किए हैं BSJSS ने। ये केंद्र EIL की CSR पहल के तहत शुरू किया गया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ पखवाड़े के अंतर्गत यहाँ खोरा डिस्ट्रिक्ट में, खोरा कॉलोनी में, गाजियाबाद में एक जन आरोग्यम केंद्र खोला गया है। हमने इसको CSR के तहत स्पॉन्सर किया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक भारत का उपक्रम है जो CSR के तहत देश भर में
कई प्रोग्राम चलाता है और ये प्रोग्राम जो स्वास्थ्य के तहत हम इसे संजीवनी कहते हैं। केंद्र के उद्घाटन समारोह के साथ ही एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। स्वस्थ नागरिक एक प्रगतिशील भारत की नींव है। इस मौलिक विचार को आगे बढ़ाते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की CSR पहल के तहत बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान ने एक नया मील पत्थर कायम किया है। आज गाजियाबाद के पिछड़े हुए इलाका खोड़ा में हमारा 7वां जन आरोग्यम केंद्र स्थापित हुआ है। BSGSS द्वारा EIL के सहयोग से शुरू किए गए इस जन आरोग्य केंद्र में लोगों को मिल रही सुविधाओं से स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। पहले दूर जाना पड़ता था, अब घर के पास में खुल गया सेंटर, बहुत फायदा होगा हमको। पहले तो हमें और भी जैसे मेट्रो हॉस्पिटल वगैरह दूर दूर जाना पड़ता था और वो प्लस वो प्राइवेट भी थे तो हमें बहुत मनी की भी जरूरत पड़ती थी। तो अब हमें यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम के लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और जो भी प्रॉब्लम हो हमें प्रॉब्लम बता के अपनी दवाई मिल जाती है आराम से। हम प्राइवेट में दिखाते थे फेज 3 में, जहाँ हमारी 500 रुपये 2000 लगता था, लेकिन हम यहाँ आके दवाई इनसे लिए, वो बच्चा हमारा ठीक हो गया। हाँ, इन्होंने बिना पैसे को ऐसे दवाई दी हमें। बहुत अच्छा है, अगर सबकी सेवा का रूप से किया जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज की जा रही है, क्योंकि हर कोई तो प्राइवेट में नहीं अफोर्ड कर सकता है। बिस्नौली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान एक गैर सरकारी संस्था है जो इसी तरह से देश के कई हिस्सों में अब तक काफी संख्या में जन आरोग्यम केंद्र स्थापित कर चुकी है और सरकार के साथ साथ लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के साथ ही महिलाओं को भी सशक्त बना रही है। गिरीश निशाना, DD न्यूज, खोड़ा, गाजियाबाद। और न्यूज़ एट 10 में अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार की जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना गरीब तबके के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। आर्थिक तंगी के चलते इलाज करवाने में असमर्थ गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए ये योजना सहारा बनी है। हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना का लोगों द्वारा भरपूर लाभ उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना समाज के ऐसे वर्ग के लिए वरदान साबित हो रही है जो पैसे के अभाव में अपना इलाज करवाने में असमर्थ थे। इस योजना के तहत कार्ड धारक के पूरे परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के दूरदराज क्षेत्र के नागरिक अस्पताल राजगढ़ में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज के लिए आ रहे आयुष्मान कार्ड धारक इस योजना का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। योजना के लाभार्थियों ने बताया कि इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होते ही उनका मुफ्त इलाज शुरू हो जाता है और इलाज के दौरान दवाइयां भी निःशुल्क उपलब्ध होती हैं। हमारे काफी टाइम यहाँ पे हो गया है, हमारा कार्ड बना हुआ है जिसकी वजह से हमारे को दवाइयाँ फ्री मिल रही है और इनका इलाज भी हो रहा है। हम इसके लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से यहाँ पे इनका इलाज भी फ्री हो रहा है और दवाइयाँ भी हमारे को मिल रही है। मेरे को ये सांस की बीमारी भी है और थोड़ी छाती में दर्द भी है मेरे को। बाकी मैं अगर मेरा आयुष्मान नहीं होता तो मैं अपना इलाज नहीं कर सकती हूँ, गरीब आदमी हूँ। अगर मेरा आयुष्मान नहीं होता तो मेरा इलाज नहीं हो सकता है, मैं गरीब आदमी हूँ और मैं इनका धन्यवाद। कार्ड बना हुआ है, मेरा इलाज फ्री हो रहा है। मैं 3-4 घंटे पहले यहाँ पे एडमिट हुआ हूँ और कार्ड की वजह से मुझे सारी सुविधाएं मिली है। अगर कार्ड नहीं होता तो ये सुविधा इतनी आसानी से नहीं मिलती। राजगढ़ खंड की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर उपासना शर्मा ने बताया कि अस्पताल में आने वाले सभी आयुष्मान कार्ड धारकों को इस योजना के तहत पूरा लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 800 से ज्यादा लोगों के इलाज पर करीब 36 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। राजगढ़ में सितंबर 2019 से ही आयुष्मान कार्ड स्कीम योजना आ चुकी है और इस योजना के अंतर्गत 865 लोग इसका फायदा उठा चुके हैं और अभी तक हम 36,32,500 रुपए की राशि इन पेशेंट्स पर खर्च कर चुके हैं इसी योजना के अंतर्गत। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए इलाज करवाने में सहारा बन रही है। राजगढ़ से गोपाल दत्त शर्मा की रिपोर्ट, DD न्यूज।
और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं न्यूज एट 10 में, जो है गाजा से, जहां पर आतंकवादियों ने आज तड़के दक्षिणी इजराइल पर 5 रॉकेट दागे। इजराइल की आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली ने इन्हें करारा जवाब दिया और सभी रॉकेटों को रोक दिया। रॉकेटों ने गाजा की सीमा से लगे सडेरोट शहर और तटीय फिलिस्तीनी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में सायरन बजा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो पर वायरल एक फुटेज में स्थानीय निवासी आश्रय की तलाश में भागते हुए भी नजर आए। इसमें किसी के घायल होने या फिर क्षति की फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इस्राएली सेना ने बयान में पुष्टि की है कि गाजा पट्टी से 5 प्रक्षेपणों की पहचान की गई थी। इन्होंने आगे कहा कि हवाई रक्षा सरणी ने सभी रॉकेट प्रक्षेपणों को सफलतापूर्वक रोक दिया। वहीं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के जेनिन शहर से इजरायली सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। एक रक्षा सूत्र के अनुसार सालों में कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सबसे बड़े सैन्य अभियानों में से एक को अंजाम देने के बाद इजरायली सेना ने मंगलवार देर रात फिलिस्तीनी शहर जेनिन से हटना शुरू कर दिया है। इजरायली सैन्य वाहनों के काफिले को जेनिन से निकलते हुए देखा गया। सोमवार को इजरायली सेना ने फिलिस्तीनी शहर जेनिन में ड्रोन हमला किया और 1000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने कहा कि जेनिन हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। अमेरिका की एक संघीय जिला अदालत ने सोशल मीडिया के नियंत्रण पर बाइडेन प्रशासन के हाथ बांध दिए हैं। अदालती फैसले में कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन सोशल मीडिया पर उपलब्ध किसी भी सामग्री के लिए कंपनियों पर दबाव नहीं डाल सकता और न ही नियंत्रित कर सकता है। यही नहीं, अदालत ने प्रशासन को सोशल मीडिया कंपनियों से दूर रहने की भी चेतावनी दी है। लुइसियाना के पश्चिमी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश टेरी ए डॉटी ने लुइसियाना और मिसौरी में रिपब्लिकन अटॉर्नी जनरल की एक याचिका पर यह फैसला सुनाया। मिसौरी के अटॉर्नी जनरल एरिक श्मिट और लुइसियाना के अटॉर्नी जनरल जेफ लैंड्री ने अपनी याचिका पर आए इस फैसले को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इतिहास में बड़ी जीत कहा है। प्रशांत महासागर के ऊपर रूस का एक MiG-31 लड़ाकू विमान प्रशिक्षण अभियान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार 2 पायलटों के बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बचाव दल विमान के चालक दल के 2 सदस्यों की तलाश कर रहा है। वहीं सेना ने कहा है कि विमान में हथियार नहीं थे। इसने तुरंत कोई और विवरण फिलहाल नहीं दिया गया और ये भी नहीं बताया कि दुर्घटना का कारण क्या हो सकता है। आपको बता दें कि MiG-31 2 सीट वाला दोहरे इंजन से सुसज्जित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, जिसे लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों और क्रूज मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। ये 1980 के दशक से सोवियत और रूसी वायुसेना को सेवा दे रहा है। रूस की हिरासत में वॉल स्ट्रीट जर्नल के अमेरिकी पत्रकार इवान गेर्शकोविच को जल्द ही रिहाई कर अमेरिका को सौंपे जाने की संभावना है। रूस ने कैदियों की एक संभावित अदला बदली के सिलसिले में बातचीत के लिए कल विकल्प खुले रखे, लेकिन यह भी कहा कि इस तरह की वार्ता बंद कमरे में होनी चाहिए। जासूसी के आरोप में मार्च से रूस की जेल में बंद गेर्शकोविच को अमेरिकी राजदूत लिन ट्रेसी को सोमवार को मिलने दिया गया था। कैदियों के अदला बदली के सवाल पर क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को और वाशिंगटन इस मुद्दे पर संपर्क में है। पेस्कोव ने संवाददाताओं से कहा कि हमने कहा है कि इस मुद्दे पर कुछ बात की गई है, लेकिन हम उन पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना नहीं चाहते। उन्होंने अधिक विवरण दिए बगैर ही कहा कि राजनयिकों के संपर्क करने के विधिक अधिकारों दोनों पक्षों द्वारा सुनिश्चित किए जाना चाहिए। वहीं यूक्रेन में एक सैन्य अधिकारी के अंतिम संस्कार के दौरान रूसी मिसाइल हमले में 12 बच्चों समेत 38 लोग घायल हो गए। पूर्वोत्तर खार्किव क्षेत्र में हुए हमले में घायल हुए 38 लोगों में सबसे छोटा 3 महीने का बच्चा था। बच्चे की स्थिति तत्काल स्पष्ट नहीं हो पाई। यूक्रेन के अधिकारी ने बताया कि पेर्वोमाइस्की में एक मिसाइल आवासीय 9 मंजिला इमारत से टकराई, जिससे आसपास के 2000 लोगों के अपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो गए। रूस ने हमले पर तुरंत फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की। मॉस्को ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया है, लेकिन उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों ने 24 फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद से पूरे यूक्रेन के शहरों पर बार बार हमला किया।
वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को यूरोप की सबसे बड़ी परमाणु सुविधा जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के लिए रूस खतरे का एकमात्र स्रोत बताया है। अपने रात के इस वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने कहा कि रूस जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में खतरनाक उकसावे वाली योजना बना रहा है। जेलेंस्की ने कहा कि जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए खतरे का एकमात्र स्रोत है रूस है और यूक्रेन और रूस ने मंगलवार को एक दूसरे पर संयंत्र पर हमले की साजिश रचने का भी आरोप लगाया। वहीं पेरू में ओबिनास ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पेरू के शहर पर राख की चादर बिछ गई। अधिकारियों से निकासी की आवश्यकता होने पर आश्रय स्थापित करने का आग्रह किया गया। ज्वालामुखी फटने के बाद कई समुदाय इससे प्रभावित हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ज्वालामुखी के आसपास के विभिन्न गांवों में 2000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिन्हें आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित आश्रय में ले जाने की भी संभावना है। दक्षिणी पेरू सक्रिय ज्वालामुखियों का केंद्र है। पेरू में ओबिनास 2019 से निष्क्रिय है। पेरू तथाकथित प्रशांत रिंग ऑफ फायर में भी है और एक ऐसा क्षेत्र जहां भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि की उच्च घटनाएं होती हैं। यूं तो चांद पर जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन चिली में इन दिनों लोग चांद की 3D कलाकृति के जरिए चांद के आसपास होने का अनुभव ले रहे हैं। चंद्रमा संग्रहालय प्रदर्शनी का दीदार करने आए लोग अपना अनुभव अब साझा करते हुए कहा है कि उन्हें चंद्रमा के बारे में और अधिक जानने को मिल रहा है। 3D चांद देखने वालों के लिए ये एक अद्भुत आनंद साबित हो रहा है। जून के अंत में शुरू हुई ये प्रदर्शनी 27 जुलाई तक चलेगी। ब्रिटिश कलाकार ल्यूक जेरम की 7 मीटर व्यास वाली कलाकृति टोरंटो, मिलान और दुबई जैसे शहरों में प्रदर्शित होने के बाद चिली की राजधानी में पहुंची है, जहां पर लोग अब इस 3D कलाकृति का आनंद ले रहे हैं। न्यूज एट 10 में अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खेलों की, जहां गोलकीपर गुरप्रीत सिंह की शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु में खेले गए इस रोमांचक खिताबी मुकाबले में भारत ने कुवैत को पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराने में सफलता पाई और निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें 1-1 बराबरी पर रहीं और उसके बाद अगले 30 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में भी कोई भी टीम गोल ही नहीं कर पाई। ये भारत का सेफ चैंपियनशिप में नवा खिताब है। बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में मंगलवार को जब भारतीय टीम सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में कुवैत के खिलाफ उतरी तो उसकी नजर लगातार दूसरे खिताब पर थी। हालांकि कुवैत ने आक्रामक शुरुआत करते हुए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसका फल उन्हें 16वें मिनट में गोल के रूप में मिला। अल ब्लूसी के पास पर अल खालिदी ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 38वें मिनट में भारत को बराबरी का मौका मिल गया। सुनील छेत्री से मिली गेंद को अब्दुल समद ने चांगटे की तरफ बढ़ाया, जिसे गोल पोस्ट में पहुंचाने में उन्होंने कोई गलती नहीं की। दूसरे हाफ में दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के असफल प्रयास ही देखने को मिले, जिसके चलते निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और स्कोर 1-1 से बराबर रहा। अतिरिक्त समय के पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ में भारत ने दबदबा बनाकर रखा। उदांता को एक बार फिर गोल का शानदार मौका मिला, लेकिन उनका शॉट गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया। अतिरिक्त समय में भी मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा और नतीजे के लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लेना पड़ा। पेनाल्टी शूटआउट में निर्धारित 5-5 शॉट के बाद दोनों टीमें 4-4 की बराबरी पर थी। 4-4 की बराबरी के बाद सडन डेथ की बारी आई। इसमें जो टीम गोल करने से चूकती है वह सीधे हार जाती है। सडन डेथ में भारत के लिए नाओरे महेश सिंह ने गोल किया। वहीं कुवैत के कप्तान खालिद का शॉट भारत के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह ने रोककर टीम को खिताबी जीत दिला दी। पूरी प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाए। कुवैत के खिलाफ लीग में मैच में भारत को बराबरी से संतोष करना पड़ा था। टूर्नामेंट के 14 साल के इतिहास में भारत 9 बार चैंपियन बना है और 4 बार वह उप विजेता रहा। भारत इससे पहले 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 और 2021 में चैंपियन बना था। भारत के पिछले कुछ समय में ये दूसरा खिताब है। जून में भारत ने कॉन्टिनेंटल कप का भी खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
तो सैफ चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि भारत एक बार फिर से चैंपियन। सैफ चैंपियनशिप 2023 में ब्लू टाइगर्स का दबदबा, हमारे खिलाड़ियों को बधाई। इन एथलीटों के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ भारतीय टीम की उल्लेखनीय यात्रा आगे भी खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और न्यूज 10 में आगे बढ़ते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के दूसरे संस्करण के लिए आवेदन के लिए अंतिम तिथि 8 जुलाई कर दी है। मंत्रालय की ओर से इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रसार में मीडिया की सकारात्मक भूमिका और दायित्व को पहचान दिलाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। मीडिया समूह इस पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां aydms2023.mib@gmail.com पर भेज सकते हैं और इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mib.gov.in पर देख सकते हैं। वहीं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अशोक मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली क्रिकेट सलाहकार समिति के साथ हुए साक्षात्कार के बाद अगरकर को वरिष्ठ चयन समिति पुरुष टीम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगरकर ने 26 टेस्ट और 4 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अलावा 191 वनडे मैच खेले हैं। वो 1999, 2003 और 2007 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे थे। 2007 विश्व T20 विजेता भारतीय टीम में भी अगरकर शामिल थे। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने सीधे सेटों में जीत दर्ज करके दूसरे दौर में प्रवेश किया। उन्होंने फ्रांस के जेरेमी चार्डी को 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। अल्कराज तीसरी बार विंबलडन में भाग ले रहे हैं। पुरुष एकल में 12वीं वरीयता प्राप्त ब्रिटेन के कैमरून नूरी को जीत हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। नूरी ने पहले दौर के मुकाबले में चेक गणराज्य के टॉमस मैचक को 4 सेट के मुकाबले में 6-3, 4-6, 6-1, 6-4 से हराकर अगले दौर में अपनी जगह बनाई। ब्रिटेन के एंडी मर्रे को पहले दौर की बाधा पार करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। मर्रे ने अपने ही देश के रयान पेनिस्टन को सीधे सेट में 6-3, 6-0, 6-1 से मुकाबले को जीतकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। महिला वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिन को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। रायबाकिना ने शेल्बी रोजर्स के खिलाफ पहला सेट हारने के बाद वापसी की और मुकाबले को 4-6, 6-1, 6-2 से जीतकर दूसरे दौर में अपना स्थान बनाया। महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका को पहले दौर में जीत हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सबालेंका ने पन्ना उद्वर्ती को सीधे सेट में 6-3, 6-1 से शिकस्त दी। स्कॉटलैंड ने विश्व कप क्वालिफायर्स के सुपर 6 के मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 31 रन से हराकर भारत में होने वाले वनडे विश्व कप में क्वालिफाई करने की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस हार से जिम्बाब्वे विश्व कप के रेस से बाहर हो गया है। स्कॉटलैंड के बाद के अब 6 अंक हो गए और वो श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। जिम्बाब्वे के भी 6 अंक हैं, लेकिन उसने अपने सभी मैच खेल लिए हैं और उसका नेट रन रेट भी अच्छा नहीं है। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 8 विकेट पर 234 रन बनाए। लिस्क ने टीम के लिए सर्वाधिक 48 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 41.1 ओवर में 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम के लिए रियान बर्ल ने सबसे ज्यादा रन 83 रन बनाए। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज 10 में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज।